नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूँ घनश्याम शर्मा और दिनांक 27 तथा 28 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पर, जहाँ पर ढेर सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है और इसके साथ-साथ इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस एक राज्य में मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना जो है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, उसके तहत पूरा काम पूरा दाम अभियान की शुरुआत की गई है। तो राजस्थान ऐसा राज्य बन गया है जहां पर इस अभियान की शुरुआत की गई है और ये अभियान जो है 16 दिसंबर से शुरू किया गया है और अब 15 फरवरी तक ये चलेगा। तो पूरे 2 महीने तक प्रयास किया जाएगा कि श्रमिकों को उनके पूरे काम के लिए जो निर्धारित तय दाम है वो दिया जाए। इस अभियान के तहत प्रत्येक मनरेगा श्रमिक के काम का अलग अलग आकलन किया जाएगा और उसे भुगतान भी मिलेगा। इसके अलावा ऐसे सभी श्रमिक जो काम नहीं करते हैं या जिनके द्वारा काम की चोरी की जाती है, उनकी भी पहचान हो पाएगी। अभी क्या होता है कि मनरेगा में लोगों को, जैसे कि तालाब की खुदाई है, तो एक पूरा एरिया दे दिया जाता है एक पूरी टीम को और उन सभी को मिलकर के काम करना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है, कुछ श्रमिक तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं। और इसके अलावा जो मैट होता है जिसके द्वारा इस तरह के काम दिए जाते हैं, उस मैट से मिली-भगत करके भी ऐसे लोग जो है अपना समय व्यतीत कर लेते हैं और बाकी कर्मचारियों को इससे क्या होता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब क्या होगा कि 5-5 श्रमिकों का समूह बना कर के काम दिया जाएगा और प्रत्येक श्रमिक के काम की प्रगति का आकलन भी अलग-अलग किया जाएगा और इसके बाद ही उनको भुगतान किया जाएगा। तो इससे थोड़ा-सा ये हो पाएगा कि जो काम करने वाले श्रमिक हैं, उनको उनके काम का पूरा दाम मिल पाएगा। हाल ही में 21 वर्ष की उम्र में देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली आर्या राजेंद्रन किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, केरल में जो निकाय चुनाव हुए स्थानीय, उन चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद मेयर के रूप में आर्या राजेंद्रन को चुना गया, जो मात्र 21 वर्ष की हैं। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में वे मेयर बनी हैं और देश की सबसे युवा मेयर अब वो मानी जा रही हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात सीपीएम ने जो है उन्हें मेयर बनाया है। उन्हें हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में मुदवन मुगल से वार्ड काउंसलर चुना गया था। वे बीएससी गणित की छात्रा हैं। अगर इससे पहले हम बात करें तो सुमन कोली, जो राजस्थान में 2009 में राजस्थान के भरतपुर की मेयर बनी थी, वे भी महज 21 साल की थी। भारी मतों के अंतर से सभापति बनने वाली सुमन 2009 से लेकर 2014 तक अपने पद पर बनी रही। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रशासनिक अधिकारी को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? दोस्तों, राजस्थान के बहुत से अधिकारियों को इस तरह के सम्मान मिलते रहते हैं और इसी क्रम में राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव अर्थात एसीएस सुबोध अग्रवाल को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल को यह पुरस्कार आईआईटी दिल्ली एलुमनी एसोसिएशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित एलुमनी फेस्ट 2020 में दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वे पहले अधिकारी हैं। राजस्थान के बंद उद्योग, जो कि हाल ही में कोरोना की वजह से हो गए थे, उनको पटरी पर लाने और इसके अलावा राजस्थान के श्रमिकों को और देश के अन्य प्रदेशों के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की वजह से उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने राज्य में एमएसएमई एक्ट में संशोधन कराकर उद्यमों की स्थापना को भी आसान किया। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए नए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जो कि पिछले साल 16 दिसंबर 2019 को लागू हुई थी, और इसके साथ साथ खाद्य विभाग में अन्नपूर्णा भंडार योजना को लागू करने का काम भी उन्होंने किया था। और ये सभी ऐसे कार्य थे जिनके माध्यम से आमजनों को काफी मदद मिल पाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व खिलाड़ी को बीसीसीआई का नया चीफ सेलेक्टर चुना गया है? तो टीमें चुनने के लिए चेतन शर्मा को इस पद पर अब चुना गया है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो है पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को सीनियर राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने उत्तरी क्षेत्र से मनिंदर सिंह और विजय दहिया को पछाड़ करके और ये पद प्राप्त किया है। उनके अलावा
सीएससी ने 5 सदस्यीय टीम में मुंबई के अबे कुरुविला और ओडिशा के देबाशीष मोहंती का भी चयन किया था। टोटल 5 सदस्य होते हैं। इससे पहले 2 खिलाड़ी जो सदस्य हैं उनमें सुनील जोशी और हरविंदर सिंह पहले से ही शामिल है। बीसीसीआई के संविधान के अनुसार उसी खिलाड़ी को सब मुख्य चयनकर्ता बनाया जाता है जो सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाला हो। और पूर्व भारतीय खिलाड़ी जो शर्मा है उन्होंने 23 टेस्ट मैच खेले और 65 वनडे में देश का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 1987 विश्व कप में हैट्रिक लेना भी सम्मिलित था। शर्मा ने 16 साल की उम्र से ही हरियाणा के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलना शुरू किया था और उसके 1 साल बाद दिसंबर 1983 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला वनडे भी खेला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक रूप से जनता दल यूनाइटेड द्वारा अपना नया अध्यक्ष चुन लिया गया है और रामचंद्र प्रसाद सिंह अर्थात आरसीपी सिंह को नया जो है अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है पद से इस्तीफा दे दिया गया था और अब जदयू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना है। हालांकि नीतीश कुमार का जो चयन है 2019 में हुआ था और वो 3 साल के लिए अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह के लिए ये पद छोड़ दिया। आरसीपी सिंह पहले नौकरशाह थे, सिविल सेवा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे और बाद में नेता बने। 62 वर्षीय आरसीपी का पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है। वे बिहार से जदयू कोटे से राज्यसभा के सांसद है। तो राज्यसभा में 2 बार वो सांसद रह चुके, यूपी केडर में आईएएस अधिकारी और नीतीश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी वे रहे। इसके अलावा 2 बार राज्यसभा सांसद वो 2010 में और इसके बाद 2016 में बने। जनता दल यूनाइटेड भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी लें तो इसे बिहार और अरुणाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त है। ये जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात जो राजग है, राजग का एक प्रमुख दल है और बिहार में भाजपा और जदयू दोनों मिलकर राजग के नाम से ही यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करूं तो 16 सीटों के साथ जदयू 17वीं लोकसभा में 7वां सबसे बड़ा दल है। जनता दल यूनाइटेड का गठन 1999 में हुआ जब शरद यादव गुट, लोक शक्ति पार्टी और समता पार्टी का विलय यहाँ पर हो पाया। जदयू वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक घटक दल है, तो घटक दल के रूप में काम करा। लेकिन हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ जदयू विधायकों के भाजपा में सम्मिलित होने की घटना हुई, उसके बाद से जो है इन दोनों दलों के बीच में थोड़ा मुटाव भी चल रहा है। निम्नलिखित में से किस संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो CEBR अर्थात सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च जो कि ब्रिटेन का संस्थान है, उसने ये कहा है कि भारत अब जो है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से इसमें थोड़ा सा देर होगी। तो 2025 तक भारत वापस से ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं दुनिया बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और 2030 तक तीसरे स्थान पर पहुंचेगा। तो दोस्तों पिछले साल भी हम 5वें स्थान पर थे, लेकिन 2020 में जो कोरोना वायरस महामारी हुई उसकी वजह से हम 6वें स्थान पर आ गए। तो 2019 में हम 5वें स्थान पर पहुंच गए थे ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। 2021 में भारत की वृद्धि 9% और 2022 में 7% रहेगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे देश की वृद्धि दर धीमी होगी, क्योंकि हम विकसित देश बनेंगे और फिर 2035 तक 5.8% की वृद्धि दर आ जाएगी। भारत 2025 में ब्रिटेन से, 2027 में जर्मनी से और 2030 में जापान से आगे निकलेगा, ऐसा अनुमान इस संस्थान ने लगाया है। और चीन की कहें तो चीन 2028 में ही अमेरिका से ऊपर निकलकर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिसमें मैंने आपसे चर्चा की है। आप इनकी PDF प्राप्त कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन RS जंक्शन से, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो आज ही वहां पर जाएं और हमसे जुड़ें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सभी वीडियोस। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।